पिंजड़े में बंद था पक्षी, थी प्रकृति उसकी स्वतंत्र, तन मगर था बंद। लेखक को उड़ना नहीं चाहिए, जमीन पर रहना चाहिए। लेखक को अपनी जमीन कभी नहीं छोड़नी चाहिए। साहित्य ना कोई क्रांति करता है, ना कोई अचानक से सारी चीज़ों को बदल देगा। वो आपके मर्म को छूता है और वहाँ से चीज़ों को बदलता है। भाषा का संस्कार पत्रिकाओं से, किताबों से होता रहा है। ये जो स्त्री विमर्श एक तो हमारे ऊपर थोपा गया, जो यौन स्वच्छंदता के नाम पर, और बुद्धि को रिड्यूस किया गया। जब आप निर्णय लेंगे तो विवेक की तरफ जाएंगे। भाई ठीक है कि नहीं ठीक है, 10 बार सोचेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक। कार्यक्रम है बातें मुलाकातें। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज साहित्य तक के स्टूडियो में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अल्पना मिश्र जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अल्पना जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर और हिंदी में शोध की उपाधि ग्रहण की आपने और ढेर सारी कृतियाँ लिख चुकी हैं। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत, ढेर सारे पुरस्कार पा चुकी हैं और स्त्री स्वतंत्रता का जो सबल पक्ष हो सकता है या उसके लिए जो न्याय का पक्ष हो सकता है या स्त्री के अस्तित्व और उसके स्व का जो प्रश्न हो सकता है, स्वाभिमान से इतर भी, उसके लिए बहुत गहराई से काम कर रही हैं। चूँकि आप इस कार्यक्रम की रूपरेखा जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम किसी भी लेखक से उनके जीवन कर्म पर बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर मिश्र से मैं बातचीत की शुरुआत उनकी जो नई पुस्तक आई है स्त्री विमर्श का नया चेहरा, इससे बातचीत की शुरुआत करूंगा। उसकी वजह यह है कि स्त्री विमर्श आज के समय में जो आधुनिक स्त्रियां हैं या कामकाजी स्त्रियां हैं या जो पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं, उनके लिए एक बड़ा विषय बन चुका है। और जो मनुष्य, इंसान, मतलब आदमी जिसको हम कह सकते हैं, भारतीय मानस जो है, वह उसको अभी उससे उसका तादात्म्य नहीं हो पाया है। स्त्री भी अपने अधिकारों को लेकर कई दिशाओं में भ्रमित। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस पुस्तक के पीछे आपकी सोच क्या थी? क्या आप सोच के स्त्री विमर्श का नया चेहरा की आपने बात की? हाँ, ऐसा हुआ कि मैं स्वयं एक स्त्री हूँ, तो जाहिर है कि हमारी जो परिस्थितियाँ हैं सारी वो चारों तरफ हैं ही। और जो लगातार, मतलब चाहे जितना अच्छा माहौल हमें मिल रहा हो, मैं कहती हूँ घर में हमारी किताबें थीं, हमें मिला, सौभाग्य था कि किताबें मिली, लेकिन इतना ही नहीं था। बाहर चारों तरफ जो परिवेश है वो लगातार आपके सामने कुछ ऐसी समस्याएं रखता है जिससे आपको टकराना होता है, जिससे आपको जूझना पड़ता है, और बार बार आपको आपकी सीमित एक जगह दिखाता है। लेखन में भी दिखाता है कि आपने, अच्छा स्त्री नाम आया तो स्त्री ने लिखा है तो बस स्त्री से संबंधित होगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी बातें लिखी जा रही हों, चाहे वह गहरे सरोकारों की बृहत्तर मानवीय संवेदना की बात हो या विश्व दृष्टि। कभी मुझे नहीं लगता कि हिंदी साहित्य में किसी के लिए, किसी स्त्री के लिए विश्व दृष्टि की बात की गई हो। रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए की गई, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए की गई, लेकिन स्त्री के लिए नहीं। या स्त्री के भाषा वेरिएशन की बात की गई हो कि उसने कैसे भाषा को नया कर दिया है। तो स्त्रियां भी तो भाषा को नया करती हैं, वे अपने अनुभव क्षेत्र से, अपने परिवेश से उस नए तरह की भाषा को, नए तरह के अर्थ भरते हुए ज़्यादा गहरी, ज़्यादा व्यंजनात्मक भाषा लेकर आती हैं। तो ये सारी चीज़ें तो थीं। लगातार बहुत कठिन हालात में स्त्रियों को संघर्ष करते हुए देखा है। हमारा सबका परिवेश ऐसा ही है, हमारे पूरे हिंदुस्तान का ऐसा है। कहीं कुछ क्षेत्र हैं, मैं कहूँ कि मेरा संघर्ष का वृत्त जो है वो बनता ही है पूरे हिंदुस्तान के संघर्ष से, जिसमें आदिवासी स्त्रियां भी हैं, दलित स्त्रियां भी हैं, हमारे आस पड़ोस की स्त्रियां भी हैं, कामकाजी स्त्रियां भी नहीं, हैं। यहाँ पे दो सवाल मैं करूँगा, क्योंकि इस उत्तर में बहुत सारे
ऐसे बिंदु हैं जिन पर सवाल उठाया जाना चाहिए। आप जब पुरुष की बात कर रही हैं, आपने दो बड़े साहित्यकारों का नाम लिया, रविंद्रनाथ टैगोर और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्या भारतीय साहित्य में या दुनिया के साहित्य की बात मैं नहीं करूँगा, वहाँ जो लेखन की स्थिति है थोड़ा दूसरी है, लेकिन क्या भारतीय साहित्य जगत में किसी भी लेखिका का कद इन दोनों व्यक्तियों के समतुल्य है? केवल इसलिए नहीं कि हम आज विमर्श की बात कर रहे हैं, आप इसलिए है, बिल्कुल है। मैं खुद उदाहरण हिंदी में मैं कहूंगी कि कृष्णा सोबती हैं, ठीक है, और मृदुला गर्ग हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं कि हिंदी में कोई नहीं है जिसको कि आप कहें कि इस बराबर है। कृष्णा सोबती भाषा का एक नया रूप लेकर के आती हैं। जो मैंने अभी भाषा वेरिएशन की बात कही, वो उनका एक पंजाबी टोन है और वो बड़ा अच्छा भी लगता है। जब एक बार पकड़ में आ जाता तो अच्छा लगने लगता है। तो आप देखेंगे कि विनोद कुमार शुक्ल ही खाली नहीं बदल रहे हैं भाषा को, वहाँ भी बदला जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो सारी चीज़ें मैं देख रही थी, और भारतीय भाषा में तो खैर बहुत नाम हैं। नहीं, चूंकि आपने टैगोर और द्विवेदी जी की बात की, और टैगोर और द्विवेदी जी का मुझे लगता है कि जो योगदान साहित्य, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में और भारतीय भाषा के क्षेत्र में, बांग्ला की मैं बात करूं तो टैगोर की जो विविधता है, जो व्यापकता है, जो आध्यात्मिक गहराई है, वही बात मैं पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के लिए कहूँगा। जो उनके साहित्य का वितान है, वह कहीं न कहीं मुझे उसकी विविधता, आपने कहा सोबती जी का नाम लिया, मृदुला जी का नाम लिया, ये दोनों लोग मेरे लिए प्रिय हैं, सम्मानित हैं। लेखकों का इस रूप में तुलनात्मक चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो स्त्री विमर्श की बात जो आपने इसमें लिखा है, स्त्री विमर्श का नया चेहरा, इसकी शुरुआत आप कहती हैं कि कहने की बेचैनी के भीतर। हाँ, मैं यहीं से बात कहना चाहती थी कि ये बेचैनियाँ इसी तरह, इन्हीं परिस्थितियों से बनी, और जब ये समझ में आना शुरू हुआ कि इसे अब कहना चाहिए, तो संयोग एक ऐसा बना। मैं एक किताब लिखने की तैयारी से ये किताब नहीं लिख रही थी, या मैंने सोचा नहीं था, लेकिन हुआ ये कि जनसत्ता से एक आया मेरे पास कि भाई आप ये स्त्री मुद्दों पर एक कॉलम लिखिए, और आधा पेज उन्होंने दिया। उस समय वो बहुत अच्छा आता था उनका जो पेज है। तो इस तरह से एक कोशिश शुरू हुई कि वो जो सारी बेचैनियां हैं, वो जो सारी चीज़ें, वो जो स्त्री बौद्धिकता के सवाल हैं, इसमें एक चैप्टर ही पूरा है कि बौद्धिक स्त्री है, और ये दूसरा ही अध्याय है इसमें। हाँ, और या नवजागरण में जो स्त्री चेतना बन रही है, उस पर बात की जाए। एक भारतीय परिप्रेक्ष्य तो है स्त्री चेतना का जो धीरे धीरे विकास कर रहा है, तो उन सारी चीज़ों को लिखने के ये अलग अलग लेख हैं। और मैं इस किताब को पढ़ चुका हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि इसमें आपने किस तरह का विन्यास लिया है। लेकिन मेरा सवाल अभी यह है कि जब आप स्त्री विमर्श के नए चेहरे की बात करती हैं, तो जो सोशल मीडिया पे आज के समय में, आज के दौर में जो भी मैं कहूँगा कि आपके बाद की पीढ़ी की जो रचनाकार हैं, जो युवा रचनाकार हैं, मैं सभी को जानता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ शायद 2-4% ऐसे लोग होंगे स्त्री विमर्श के क्षेत्र में भी जिनको मैं शायद ना पढ़ पाया हूँ, और अन्यथा मैं जो लिखा जा रहा है उससे सतत जुड़ा हुआ हूँ। मैं ये जानना चाहूँगा कि वर्तमान में जो नए चेहरे की बात आप कर रही हैं, आपका ये जो विमर्श है, ये पूरी तरह से बौद्धिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक कह सकता हूँ मैं, सामाजिक है। लेकिन सोशल मीडिया का जो वितान है, जहाँ से आज के समय में एक तरह के आंदोलन की बात, आप कहीं कुछ भी लिख दीजिए, कहीं विमर्श कर दीजिए, हो सकता है आज हमारी ये बातचीत है, ये जब प्रसारित हो, पता चला कि उसमें से किसी बात को लेके आप होने लगी। इसे किस रूप में देखती हैं? देखिए, और क्या सोशल मीडिया स्त्री विमर्श का बड़ा मंच है, और वहाँ से कोई ऐसा आंदोलन जिसकी आप लोग उम्मीद कर रहे हो निकल सकता है? देखिए, पहली वाली बात कि ये नया चेहरा क्या है, ठीक है। देखिए, जब हिंदी में स्त्री विमर्श आया तो क्या हुआ कि आया तो बड़े धूमधाम से। स्त्री विमर्श क्या है, पहले तो हम यही बात कर लें, क्योंकि हमारे स्त्री मुद्दों की, स्त्री समस्याओं से लेकर के स्त्री चिंतन से लेकर, चिंतन भी, विचार भी,
और उसकी सैद्धांतिकी है विमर्श। विमर्श का मतलब ही सैद्धांत विचार विमर्श वहाँ है ही उसकी नहीं कि आवश्यकता क्या है? इसलिए क्योंकि कुछ देखिए क्या है, समानता का जो अधिकार है, वो आपको संविधान ने दे रखी। हाँ, लेकिन व्यवहारिक रूप से नहीं मिला है। अगर व्यवहारिक संविधान का या कानून के पास बहुत सारा कानून है हमारे पास, लेकिन व्यवहारिक रूप से नहीं है जीवन में, तो इसके लिए जो एक मतलब अनुभव का धरातल तो है, लेकिन जो एक वैचारिकी बनती है कि भाई इसको कैसे, क्योंकि ये मानव निर्मित समस्या है। ये मैंने इसमें कहा है कि मानव निर्मित समस्या है और इस मानव निर्मित समस्या को मानवीय परिप्रेक्ष्य में हल करना है, देखना है, समझना है और मनुष्यता के आलोक में इसका समाधान खोजना है। ये नहीं कि आप स्त्री कहें और बस एक सांचा पहले बनाया था कि रूढ़ स्त्री ये है, मतलब रूढ़ छवि ये है, ऐसी होनी चाहिए, और फिर एक सांचा बनाकर उसमें फिट कर दें कि ये है स्त्री विमर्श। ये नहीं, स्त्री चिंतन का विस्तार। आप जेंडर को क्यों ला रहे हैं बीच में? अगर लेखन है तो आप लेखन में देखिए कि क्या लिखा जा रहा है, बजाय इसके कि किसने लिखा है। तो आपके हिसाब से लेखक और लेखिका का वर्गीकरण नहीं होना चाहिए? क्यों हो? लेखन के डेस्क पे अकेला होना, मैंने उसमें एक लिखा है कि इतने दबाव अगर हैं, हर लेखक अपनी डेस्क पे अकेला होना चाहिए और वहाँ उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, तभी वह सच सही तरीके से जो उसका अनुभूत सत्य भी है, जो उसका वैचारिक सत्य भी है, दृष्टि है, वैचारिक दृष्टि, उसको सही तरीके से लिख सकेगा। आपको मुझे लगता है कि एक बात जो आज भी शायद भारतीय संसद में एक बड़ी समस्या है कि जब भी स्त्री आरक्षण की बात होती है, दोनों बड़े दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ये कहते हैं कि सैद्धांतिक तौर पर हम चाहते हैं कि स्त्रियों को आरक्षण मिले, पर व्यवहारिक तौर पर नहीं होता। व्यवहारिक तौर पर नहीं होता। और उसके पीछे जो विरोधी पक्ष है वो ये कहता है कि आरक्षण के भीतर भी हमको आरक्षण चाहिए, यानी कि एक सबल समाज की स्त्री, हाँ, यानी जो हाँ, आधुनिक हाँ, स्त्री जो है, पढ़ी लिखी है स्त्री है, हाँ, सवर्ण स्त्री है, सबका धरातल। क्योंकि अगर हम भारतीय समाज का जो वर्गीकरण है, आप जानती हैं कि जाति के स्तर पर है, वर्ग के तो स्तर ये पर कि है, उनको क्षेत्र के एक स्तर मिला पर है, हुआ है भाषा और के फिर स्तर पर। एक यहाँ मिलेगा। तो वो लोग ये कहते हैं कि इनकी समस्याएं अलग अलग हैं, यानी आदिवासी समाज की स्त्री की समस्या अलग है और दिल्ली की स्त्री की समस्या अलग है, बनारस की अलग हो सकती है, बिहार में मुजफ्फरपुर की स्त्री की समस्या अलग हो सकती है। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि पढ़ी निश्चित लिखी रूप स्त्री? से ये समस्याएं तो देखिए, जैसी परिस्थिति होगी समस्या वैसी होगी, जो जिस परिवेश के अंदर होगा। अगर एक कामकाजी स्त्री है और एक किसान स्त्री है, दोनों की समस्या में अंतर होगा, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो एक जैसी होंगी। जैसे पितृसत्ता का जो तरीका है कि वह अंततः अपने पति के अनुशासन में या उनके अधीन मानी जाएगी। अभी तो चलिए फिर भी थोड़ा सा कानून में ये आया है, लेकिन अभी भी ये नहीं है कि पत्नी जो है वो पति की संपत्ति नहीं है। भाई हमारा तो ये रहा है ना कि पत्नी संपत्ति की तरह, कोर्ट आदेश दे सकता है कि आप पत्नी को ले जा सकते हैं। तो ये सारा जो विरोध हो रहा था उसी के लिए हो रहा था। तो समानता के जहाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे कानून ने अभी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन जहाँ समानता की ये कोशिशें, ये अधिकार की बात है, वहाँ मनुष्यता से इतर बात नहीं हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि आप पुरुषों को उनसे घृणा करें या उनको दूर रखें, नहीं। वो आपके साथी हैं, आपके संबंधी हैं, आपके पिता हैं, पुत्र हैं, बहुत सारे रिश्तों में हैं, मित्र हैं, बहुत सारे रिश्तों में। तो उनको साथ, मैं नया चेहरा इसलिए कह रही हूँ, बृहत्तर मानवीय संवेदना के साथ जब आएंगे तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी, सबको साथ लिए हुए हैं। आपसे एक उदाहरण देकर बताऊं जो इस किताब में दिया है मैंने, कि जब स्त्री दर्पण पत्रिका निकली, आज उसको बहुत गलत तरीके से फ्रेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि स्त्रियों के लिए नहीं, वो रेसिपी बताने के लिए घरेलू समस्याओं पर बात करने की पत्रिका नहीं थी। उसका स्वर बहुत समावेशी है और उसमें तिलक भी लिख रहे हैं, उसमें रामरिक सहगल भी लिख रहे हैं। आप देखिए उसमें सारे ये क्रांतिकारी आ जाते हैं और एक ही साथ दो तरह की कविताएं मिलती हैं। कस्तूरबा पे एक पुरुष के द्वारा लिखी हुई कविता, एक स्त्री के द्वारा लिखी हुई कविता, और आप देखिए दोनों चिंतन का धरातल देखिए, कौन कहाँ गवर्नर बना, कौन भारत में क्या हो रहा है, क्या हलचल है, कहाँ क्या घटनाएं घटित हुई। चेतना का ये धरातल तो चाहिए ना, स्त्री को भी शामिल करना। तो स्त्री दर्पण प्रकाशित हुए लगभग 100 साल
हो चुके हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि 100 साल पहले विमर्श की जो स्थिति थी, आज भी आप वही बात कह रहे हो? यानी ये धरातल केवल चर्चा के अलावा ज़मीनी स्तर पर इसमें कोई बदलाव नहीं? नहीं आया बदलाव, आया। यही है, आप भूमिका में देखिए मैंने बहुत साफ लिखा है कि इसको खारिज किया कि ये जो स्त्री विमर्श एक तो हमारे ऊपर थोपा गया, जो यौन स्वच्छंदता के नाम पर, और बुद्धि को रिड्यूस किया गया। यौन एक तो वो, स्वच्छंदता से आपका क्या आशय है? जैसे बहुत तरह के क्योंकि जब ऐसे हम पाश्चात्य से इसको ग्रहण करते हैं और हमारी आधुनिक मतलब मैं बड़ी पढ़ी लिखी लड़कियों की भी लेखिकाओं की तक जा सकता हूँ कि बात करता हूँ कि वो मानती हैं कि सबसे पहला चरण यहीं से शुरू होता है। नहीं, ये तो पूरे विमर्श का एक तिनका है जिसे उठा लिया गया। वो है एक समस्या, लेकिन आप यौन समस्या क्यों, यौन हिंसा को नहीं एड्रेस कर रहे हैं। हिंसा को एड्रेस करिए ना, तब तो कोई बात आएगी। आप क्या एड्रेस करें, आप स्वच्छंदता को एड्रेस करें, जो बाजार के काम की चीज़ है, किसी के भी काम की चीज़ नहीं है, सब एक स्वस्थ समाज के काम की चीज़ नहीं है। क्योंकि बेईमानी कोई मूल्य नहीं है, ईमानदारी मूल्य है। और ईमानदारी जैसे पुरुष के लिए मूल्य है, वैसे स्त्री के लिए भी मूल्य है। किसी भी संबंध के लिए ईमानदारी ज़रूरी है। एक मित्रता के संबंध के लिए आप अपने मित्र के प्रति ईमानदार नहीं हैं, चाहे वो पुरुष पुरुष की मित्रता हो, तो कैसे आप कहेंगे कि आप बेईमानियां करते रहेंगे, तो उसको आप मूल्य नहीं तो मान सकते। आदर्श स्थिति क्या पाती हैं आप, और क्या संभावना है कि स्त्री तो अपनी मैं ये बात पूरी कर लूं कि ये जो बेईमानियों की तरफ जाने के चोर दरवाजे खोला, इसे मैं गलत मानती हूँ। क्योंकि इससे जो संघर्ष था, जिसकी बात आपने कहा कि स्त्री दर्पण से लेकर अब तक 100 साल हो गए, तो निर्णय लेने के अधिकार का संघर्ष था कि हमें भी निर्णय लेने दो, हमारे भी निर्णय ठीक हैं, हमारे पास भी बुद्धि और विवेक है। क्योंकि जब आप निर्णय लेंगे तो विवेक की तरफ जाएंगे, भाई ठीक है कि नहीं ठीक है 10 बार सोचेंगे, और अगर निर्णय गलत निकला तो उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो जिम्मेदारी अधिकार के साथ हमेशा कर्तव्य होता है, स्वतंत्रता विवेक के साथ जुड़ी होती है, और उच्छृंखलता काम की चीज़ नहीं होती हमारे समाज की। तो आप निर्णय लीजिए, अगर आपको नहीं रहना है एक संबंध में, आप निर्णय लेकर बाहर आइए। निर्णय नहीं लेंगे, यथास्थिति बनी रहेगी, उसी में मारकाट होती रहेगी, फिर क्या होगा? अभी फिर क्या होगा? अभी देखा आपने मुकुल अमलाज की हत्या हो गई, हत्या कर दिया, और 66 साल की उम्र में का पति और 63 साल की वो। तो अगर ऐसे संबंध को क्यों मेंटेन किए जा रहे हैं, क्यों जबरदस्ती क्यों मेंटेन किए जा रहे हैं? अलग होइए अगर ऐसी स्थिति है तो, क्योंकि अलग होने के रास्ते तो बहुत क्या सारे इसका दबाव हैं। इसका रास्ता समाज के बीच से निकलेगा या केवल स्त्रियों के बीच से नहीं, निकलेगा? समाज के बीच से। केवल स्त्रियों का, मैं यही तो कहना चाहती हूँ कि केवल स्त्रियों की बात ये है ही नहीं। ये आधा आकाश से मुझे बहुत आपत्ति है। आधा आकाश नहीं, एक व्यक्ति पूरा ही आकाश देखता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पूरी दुनिया देखेगा, पूरा आकाश देखेगा, जो भी हलचलें होंगी समय की, जो भी समस्याएं होंगी, उसको अपनी अपनी नज़र से देखेगा, बस इतना ही होगा। कोई किसी की दृष्टि बहुत व्यापक होगी, कोई सीमित सोच पाएगा, लेकिन देखेगा, पूरा ही देखेगा। अगर मैं ये कहूँ कि आज की जो लेखिकाएं हैं या जो प्राध्यापक हैं या जो भी स्त्री पक्ष कार जो हैं, जो स्त्री के पक्ष की बात करती हैं, उनके आदर्श समाज में तक भारत कब पहुंचेगा? क्या आपको लगता है कि जो हमारी आधुनिक तकनीक है और जो बराबरी का दर्जा है, हमारे जिस भवन में आप काम कर रही हैं, यहाँ ढेर सारी लड़कियां आपको चारों तरफ दिखेंगी काम करते हुए। हमारे चैनल की मुख्य एंकर बहुत सारी लड़कियां हैं लगभग। तो ऐसा नहीं है, समाज में चारों तरफ, आप खुद दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं, बहुत तेजी से लड़कियां आई हैं, सामने आई हैं, बहुत तेजी से आई हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि समाज के स्तर पर जो जिस स्थिति की कामना आप लोग कर रहे हैं, बराबरी के, समता, समान, दिखने शुरू हो चुके हैं। और आप देखेंगे बहुत बहुत अच्छा लगता है जब एक लड़का एक लड़की से नोट्स मांगता है। मतलब उसको उसकी बुद्धि का इतना भरोसा है कि इस लड़की ने नोट्स ठीक बनाए होंगे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे मित्रता का ये भी एक नया रूप दिखाई पड़ता है कि मदद कर देते हैं एक दूसरे की। ये नहीं कहते कि ये स्त्री है, ये पुरुष, ये लड़की, इसकी क्यों मदद करूं, इसके भाई आएंगे मदद करने या इसके घर का कोई आएगा, नहीं। तो एक अच्छा सा, मैं ये नहीं कहूँगी कहीं भी
कि लड़का जो है वो बिल्कुल पुरुष लड़के ये काम नहीं कर रहे या ये करना नहीं चाहते, बदलना नहीं चाहते, ये अपनी कंडीशन, देखिए कंडीशनिंग तो दोनों की है, तो ये अपनी कंडीशनिंग से मुक्त होने की कोशिश करते हैं, और जहाँ भी करते हैं कोशिश वहाँ स्थिति अच्छी बनती है। चलिए, हम अब इस स्त्री विमर्श पर बात कर लिए। आपका कहना है कि बदलाव हो रहा है, और भारतीय समाज शायद कब तक पहुंच सकता है इस स्थिति में? पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा। और देखिए लड़कियां इतनी तेजी से आगे आई हैं, इतने बड़े बड़े पदों पर गई हैं, विविध तरह के क्षेत्रों में गई हैं, जो कि आप भी कह रहे हैं कि आपके यहाँ इतनी लड़कियां काम कर रही हैं, और इनसे बदलता है, क्योंकि साथ में रहने, आप जब अदृश्य थे, दिखते ही नहीं थे, तो वो जो रहस्य था, वो जो भय था, वो सारी चीज़ें खत्म होती हैं, और एक दोस्ताना अच्छा मित्रतापूर्ण माहौल बनता है और विश्वास बनता है। चलिए, अब मैं चाहूँगा कि अल्पना मिश्र जी जो आज हैं, वो जो पहुंचने की यात्रा है, अपने बचपन के बारे में बताएं, पढ़ाई लिखाई, परिवार के बारे में, और चूँकि मुझे पता है कि आप किस परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, और हिंदी साहित्य के किस पुरोधा के परिवार से आपका संबंध, मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को भी ये पता चले, और कुछ उनके अगर अनुभव आपके दिमाग में हैं, या कुछ यादें हैं, या कुछ ऐसा जो घर में होता रहा हो, तो उसके बारे में भी कुछ बताएं। पहले मैं अपने जीवन के बारे में ये बताऊं कि बा नाम से 3 ऐसे शहर हैं जिन्होंने मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बस्ती, बलिया, बनारस और तीनों मुझे बहुत प्रिय हैं। बस्ती तो मेरा बहुत लंबा समय बीता है, और आज भी मैं कहूँ तो बस्ती के प्रति जो लगाव है वो है, और हमेशा रहेगा, सदा रहेगा। तो ये 3 शहरों की जो भूमिका रही है वो ऐसी रही है कि बस्ती में, देखिए हमने आंखें खोली तो किताबें देखा, लेकिन बस्ती एक ऐसी जगह थी जहाँ मेरे पिताजी नौकरी करने गए, जहाँ किताबें नहीं थी, कोई एक दुकान नहीं मिलती थी। हंस पत्रिका जब आना शुरू हुई तो 2 कॉपी आती थी, वो भी रेलवे स्टेशन पे। तो पिताजी मेरे साइकिल से जाते थे रेलवे स्टेशन वो हंस लेने के लिए, क्योंकि देर अगर हो जाएगी तो बिक जाएगी, नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी। तो ये एक, लेकिन ये जो एक कंसर्न था कि लेना है किताब, पत्रिका लेनी है, वो अच्छा था। और किताबों की के लिए निर्भरता जो थी वो बनारस पे थी। बनारस जाएंगे तो किताब मिलेगी, तब जाएंगे, तब खरीदेंगे, तब वो सारी चीज़ें आएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें बनारस पे निर्भर करती थी। तो हमारे बचपन का जो समय था वो इन दोनों शहरों में बटा हुआ था। दूसरा क्या था कि जब मैं 9-10 साल की थी तो हमारी घर में एक ऐसी छोटी सी घटना हुई जिसने मुझे बहुत विचलित किया। मैंने उसे अन्याय माना, और हुआ ये था कि मेरी मौसी आई थी, और मौसा जी उस समय इंजीनियर थे, अपनी फील्ड ड्यूटी से आ रहे थे, तो एक 3 टन जैसी ट्रक लेकर आए थे। मेरी दीदी मुझसे बड़ी थी, और हम सब भाई बहन जो थे वो उस ट्रक में ले जाए गए, क्योंकि हम मौसी को छोड़ नहीं रहे थे, तो मौसी के प्रति प्रेम तो आप जानती। तो वो लेकर हम लोगों को गए, लेकिन ट्रक के पीछे हम लोगों को बैठा दिया गया, और उसका लोहे का दरवाज़ा था, लोहे के रॉड लगे हुए थे, दिखता था बाहर, उसको बंद कर दिया गया। और दीदी को लेकर, क्योंकि वो थोड़ा बड़ी थी, तो उनको लेकर वो लोग बाजार चले गए, और हमने ये माना कि ये लोग घूम फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, और हमें यहाँ बंद कर दिया, ट्रक के अन्याय भीतर कर दिया गया है। तो मैंने एक कविता लिखी, पिंजड़े में बंद था पक्षी, थी प्रकृति उसकी स्वतंत्र, तन मगर था बंद। क्या करे लाचार था, नर की निर्दयता का दास था। भाषा उस समय ऐसी ही थी। तो ये कविता आकर मैंने पिताजी को सुनाई। मेरे पिताजी इतने सीरियस हो गए कि बच्चों ने अन्याय को अनुभूत किया, अनुभव में आ गया, ये ठीक नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि आश्वस्त किया कि अब कभी नहीं होगा। मुझे पहली बार समझ में आया कि कविता में इतनी शक्ति थी कि वो मेरे पिताजी को बिना कोई बात कहे इतनी अच्छी तरह कन्विंस कर दी।
कर ले गई। तो वहाँ मुझे समझ में आया कि ये एक हथियार मेरे बन हाथ सकता लग गया है। हाथ लग गया। मैंने एक हथियार की तरह ही उसे पाया और वहाँ से पकड़ा कि ये एक रास्ता है जहाँ से बात कही जाएगी। और फिर ये शुरू हो गया धीरे धीरे लिखना। पहले कुछ कविताएं, फिर बाद में कहानी में आई। 96 में पहली कहानी आई हंस में, फिर कहानियाँ आने लग गई। कविता धीरे धीरे कम होती चली गई और छूट गई फिर, और कहानियाँ जगह लेती गई। हुआ ये किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ जो हम लेखकों के लिए एक सीख है। कि मेरी कहानी आई कथा देश जून 2001 के नवलेखन अंक में, मुक्ति प्रसंग। और कहानी ने निश्चित रूप से मुझे बहुत बहुत एक जगह दे दी। खूब उस पर पत्र आए, खूब मतलब ऐसे खराब खराब भी पत्र आए, ऐसे नहीं कि सारे प्रशंसा पत्र आए। कुछ पत्र तो अश्लील थे, क्योंकि कहानी इतनी एक मारक उसमें लिखी गई थी। तो ऐसा हुआ कि मैं जाती थी ऋषिकेश, नौकरी करती थी डिग्री कॉलेज में, और देहरादून से ऋषिकेश की एक बस यात्रा होती थी। उस बस यात्रा में बहुत सारे ग्रुप्स जाते थे, डेली अप डाउन करने वाले, और उसमें ज़्यादातर टीचर्स होते थे। तो इंटर कॉलेज था, फिर डिग्री कॉलेज था, ऐसे बहुत सारे स्कूल वगैरह। तो वो सब झुंड झुंड में जाते थे। तो उसमें कुछ लोग हंस पढ़ते थे। तो धीरे धीरे उन लोगों को पता चला कि मैं लिखती हूँ। तो मुझ पर मतलब ये सारी चीज़ें फिर मुझ तक आने लगी कि वे लोग आकर मुझे अपनी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनाते और कहते कि आप इसे लिखिए। तो मैंने 1 साल तक लगातार पता नहीं कितने ड्राफ्ट बनाए, और वो एक कहानी लिखी, मुक्ति प्रसंग। और मुक्ति प्रसंग चूँकि चर्चा होने लग गई तो मैं बड़ी खुश हो गई। मतलब वो हीरो वाला भाव उसके बाद से कभी नहीं। तो उस तरह से मैं बस में पहुंची और लोगों के हाथ में कथा देश का अंक था। तो मुझे लगा कि वाह, अब तो मुझे आज कंधों पर उठा लिया जाएगा और जो मेरी वाह वाह होगी, क्योंकि साहित्य वाले तो इतना कह रहे हैं, लेकिन नहीं, ये तो जनता है ना। और इन्होंने मुझ पर भरोसा किया था, और करीब आपसे बताऊं जयप्रकाश जी, 50-60 लोग उन्होंने मुझे घेर लिया। और सबकी ये शिकायत थी, तारीफ तो किसी ने नहीं की, सबकी ये शिकायत थी कि आपने मेरी वाली बात नहीं लिखी, आपने वो छोड़ दिया। मैंने कितने विश्वास से आपको बताया था। तो मुझे ये समझ में आया कि इतने सारे लोगों की बात नहीं आई है, और ये समझ में आया कि अभी तो काम बहुत बचा है और मैं खुश नहीं हो सकती। और उस दिन से मैंने अपने लिए ये सीख पाई कि लेखक को उड़ना नहीं चाहिए, जमीन पर रहना चाहिए। लेखक को अपनी ज़मीन कभी नहीं छोड़नी चाहिए, और मैंने कोशिश की कि मैं अपनी ज़मीन कभी ना छोड़ूं। तो ये एक मतलब एकदम स्टार्टिंग में ये चीज़, ये सीख मुझे मिली। तो कविता और कहानी का किस्सा तो हो गया, पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ हुई, और हिंदी साहित्य से जो लगाव था, आपने कहा पिताजी की बात बताई, और किन लोगों का प्रभाव था जिनके चलते आपको लगा कि ये साहित्य ही जाना चाहिए और मुझे साहित्य ही पढ़ना है? आप कोई और स्ट्रीम भी ले सकती थी? हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत कम लोग हमारे घर में हिंदी पढ़े, लेकिन मुझे ये था। अरे, आपको मैं एक किस्सा सुनाती हूँ। क्योंकि घर में एक वातावरण था और एक आदर था किताबों को लेकर, पढ़ने लिखने वाले लोगों को लेकर के। कोई लेखक आ जाता था तो बड़ा आदर, कोई विद्वान आ गया तो बड़ा आदर। और ऐसा नहीं था कि हमेशा समतल चलता रहता था। आपने कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के संस्मरण, तो एक घर ने ऐसा भी दौर देखा था जब तीनों भाइयों की नौकरी, 4 भाई हैं, तीनों भाइयों की नौकरी छूट गई, छोड़ दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वहाँ से निष्कासित हुए बीएचयू से। सब घर में बहुत ही एक कहें कि तकलीफ देह स्थिति आई। लेकिन उसका मुकाबला कैसे करना है, परेशानियों का मुकाबला कैसे करना है, ये भी हमने अपने ही घर से सीखा कि डटे रहना है, चेहरे पे आपके नहीं आना चाहिए, जो गर्बीली गरीबी वाला मामला है वो होना चाहिए। बाण तो भट्ट की आत्मकथा आपने कब पढ़ी? मैंने पहली बार हाई स्कूल में पढ़ी थी, लेकिन तब मुझे उतनी नहीं समझ में आई थी जितनी कि मुझे बाद में जब
ग्रेजुएशन के समय, तब मुझे समझ में आई। और तब बहुत सारी चीज़ें, फिर उसको कम से कम मैंने 4-5 बार पढ़ा है उसे। अद्भुत लगता है। और उनकी वो शैली और वो प्रतीकात्मकता जो है एक ख़ास तरह की, और कितनी दूर तक वो जाते हैं। मतलब जब प्रत्यंतु दस्यु कहते हैं तो वो अंग्रेज़ों की तरफ इशारा होता है। तो ये था पुनर्नवा, मैंने बल्कि जल्दी मुझे समझ में आई, और बहुत सारी चीज़ें भी उसमें से मैंने अपने लिए सीखी, लिया उस समय। और अनाम दास का पोथा मैंने सबसे आखिरी में पढ़ी। अच्छा। इसकी वजह? बस वो किसी भी कारण से रह गया। आपके मतलब प्रिय लेखक? मेरे प्रिय लेखक रेणु हैं। अजायब शाह द्विवेदी के उपन्यास तो हैं ही। विनोद कुमार शुक्ल भी मुझे बहुत प्रिय हैं। और अगर विश्व साहित्य में जाएं तो मुझे टॉलस्टॉय, चेखव, गोर्की अच्छे लगते हैं, पसंद हैं। एक और नाम मैं लेना चाहूँगी, मार्गरेट मिशेल, जिनकी एक ही किताब है, गॉन विद द विंड। और उस किताब को स्त्री विमर्श के संदर्भ में भी मैं देखती हूँ कि उसे युद्ध पर आधारित किताब माना गया, और कभी नहीं कहा गया कि ये एक सांचा है और एक खाचा है और इन्होंने जो भी लिखा है उसको स्त्री विमर्श में डाल दिया जाए, या स्त्री विमर्श की ये लेखिका हैं। ऐसा नहीं माना गया, बल्कि उसे बड़े संदर्भों में देखा गया, जबकि वहाँ स्त्रियों के बहुत शेड्स हैं। ये बताइए कि मुझे जो आपकी बातचीत से लगता है कि आपके घर में तो कोई ऐसा माहौल नहीं रहा होगा जहाँ लग रहा हो कि लड़कियों के साथ कोई दुराव जैसा बर्ताव हो या उनको आज़ादी ना हो। तो अगर आपको ट्रक में बंद नहीं किया गया होता तो आपको ये जो कि हमारे साथ विभेद हो रहा है या अन्याय हो रहा है, ऐसा भाव शायद नहीं होता, तो आप स्त्री विमर्श की तरफ नहीं जाती क्या? नहीं, हम मैं एक छोटे कस्बे में पली बढ़ी हूँ। देखिए, बस एक छोटी सी जगह है, वहाँ दिन रात ऐसा होता है। आप अभी इसमें अनहारे तलछट में चमका में पढ़ेंगे, वो मेरे बचपन में आंखों देखी घटना है कि कैसे एक बच्ची, मतलब किशोर वय की लड़की को कैसे एक बहुत छोटे से अपराध के कारण मार दिया जाता है। और इस तरह चारों तरफ घटित हो रहा था, और पूरा जो माहौल था उसमें ऐसा लगता था भाई अंधेरा हो गया तो आप नहीं आएंगे, घर नहीं आएंगे। यहाँ तक कि आपको बताऊं, एक बहुत ही, अब तो हम हंसते हैं उस बात पर तब तो डरते थे। तो किताबों का टेंट लगना शुरू हुआ। ये पीपल्स पब्लिशिंग हाउस की किताबें थी, और इतनी सारी किताबें एक टेंट में देखना, और अद्भुत था। और बताइए कि कौन उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं होगा। तो हम तो एकदम, हम लोग जा कर उसी में बैठे रहते थे, उसी टेंट में, अपना स्कूल कॉलेज छोड़ करके जा करके वहाँ। तो घर पे कहानियाँ आती थी, पिताजी को ये बताया जाता था देखिए लड़कियाँ घूम रही हैं। और जब हम पहुँचते थे इन किताबों को उस टेंट में जाने के लिए, उन किताबों को खरीदने के लिए रिक्शा नहीं करते थे, पैदल चलते थे, क्योंकि पैसे बचाने होते थे। आपको पता ही है, पैसे तो इतने मिलते नहीं थे। कभी 1 रुपया मिल जाता था तो बचा लेते थे। तो जो रिक्शे का पैसा था बचाते थे कि इतनी दूर पैदल चल के आते थे कि उससे किताब खरीदेंगे। जब 3-4 दिन, 4-6 दिन का हो जाएगा तो उससे एक किताब आ जाएगी। तो आप सोचिए कि ऐसी कहानियाँ पहुँचती थीं। और जब हम हाथ में अन्ना कारेनिना लेकर और उसकी एकदम प्रेम में पड़े हुए और हरी हरी उसकी जिल्द को देखते हुए ऐसे घर में प्रवेश करते थे, तो मेरे पिताजी गुस्से में घूम रहे होते थे कि अंधेरा हो गया है। तो और तब डर से वो झोला वाला गिर जाता था और सब किताबें बिखर जाती थी। तो पिताजी जब किताब देखते थे, एकदम से गुस्सा उनका काबू हो जाता था, और जो कहानी बनाने वाले होते थे वो बेचारे रह जाते थे नहीं चल पाती थी उनकी। तो बल्कि वो पूछने लगते थे, अरे तुमको कज्जाक कैसे मिल गई, हमें तो दिखी नहीं। तो हमारा उनका एक ही तरह का रुचि थी। कुछ रुचि थी। अस्थि के फूल आपका बड़ा चर्चित और कह सकते हैं कि कई अर्थों में बड़ा मार्मिक उपन्यास है। और आपकी रचनाओं में एक बात जो दिखती है वो ये है कि स्त्री कहीं ना कहीं उसके मूल केंद्र में है।
मतलब जो मूल भाव आपका है वो कहीं ना कहीं उसकी पीड़ा, उसकी व्यथा, उसके भाव, उसके अधिकार, उसके स्व को उभारना है। इसकी क्या वजह है और अस्थि के फूल के पीछे की कहानी बताइए कि उसको आपने। देखिए, अस्थि फूल में तो मैं ये सोच कर नहीं लिख रही थी कि मुझे स्त्री की पीड़ा लिखनी है। मैं ये देख कर लिख रही थी कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। ट्रैफिकिंग की समस्या इतनी बढ़ी है, उसमें बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी मजदूरी के लिए वो भी ट्रैफिकिंग के शिकार हैं। तो इस तरह से देख रही थी और नोट्स ले रही थी। ऐसा करते हुए, चूँकि ससुराल मेरी धनबाद में है, तो झारखंड वाला वो इलाका, हजारीबाग, और वो वही लिया है जो मेरी पहचान का इलाका था। और वहाँ जाते थे, मेरे हस्बैंड का छोटा भाई वहाँ नौकरी कर रहा था, तो हम लोग वहाँ गिरिडीह बस में कैसे जाते वो सब मुझे पता है। तो वो सारी रोड कितनी ख़राब है, कहाँ ख़राब है, गांव कैसे हैं, काम करने वाले कैसे आते हैं, तो उन गाँवों में काफ़ी जाना रहा। तो ये नोट्स मैं ले रही थी, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे काम हो रहा था। लग रहा था कि बहुत ज़्यादा, इतना बड़ा वितान तान लिया है। एक घटना घटित हुई मेरे जीवन में, कुछ ऐसी घटनाएं रही हैं जिन्होंने मुझे एकदम से चेताया है। तो हुआ ये कि मैं एक पीएचडी वाइवा लेने हरियाणा गई। उस समय कुछ लड़कियां, वाइवा तो हो गया, कुछ लड़कियां इंतज़ार कर रही थीं, वो भी पीएचडी एमफिल वाली लड़कियां थीं, कि जब मैं खाली हो जाऊं, वाइवा ख़त्म हो, तो मुझसे बात करना चाहती हैं। तो वाइवा ख़त्म हो गया तो मैंने कहा हाँ बोलो। तो उन्होंने कहा नहीं, अकेले में बात करेंगे। तो मुझे लगा कि बच्चों के साथ कुछ दिक्कत है, ठीक है, थोड़ा किनारे हो जाते हैं। लेकिन उन लड़कियों ने कहा कि और भी अकेले में बात करेंगे। और जैसे ही थोड़ा और आगे गए, एक लड़की रोने लगी। तो मुझे लगा कि ये रो रही है, इसका मतलब कि इसके साथ कोई दुर्घटना हुई है। पर उस लड़की ने कहा, फिर दूसरी लड़की रोने लगी, एक ग्रुप था लड़कियों का, तो कहने, दूसरी लड़की रोने लगी। फिर वो उन लड़कियों ने कहा कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है, हमारे आस पास हो रहा है। जो बात मैं अभी आपसे पहले भी कह रही थी, हमारे आस पास जो होता है, जो हमारा परिवेश, वातावरण होता है, वो बहुत प्रभावित करता है। तो वो लड़कियां रो रही थीं क्योंकि उनके आस पास ये मोल की बहुएं थीं, खरीद कर लाई हुई, और उनकी स्थिति बहुत खराब थी। तो मैंने उन्हें कहा कि अरे, ये तो जो काम मैं कर रही हूँ उसी को जोड़ती हुई चीज़ें हैं, लेकिन मेरे लिए हरियाणा एक अपरिचित क्षेत्र है। तो मैं झारखंड पर तो कर सकती हूँ, हरियाणा पे करना मुश्किल है। मैंने कहा अरे, ये तो वही बात है, तुम लोग मुझसे क्या चाहती हो, तो आप इसे लिखिए, आप इसे कह दीजिए। और उस दिन मुझे लगा ये दूसरों के लिए रो रही हैं और मैं लिखने का काम भी नहीं पूरा कर पा रही हूँ। मैं घर आई, और जो उसके बाद 2-3 दिन के बाद संडे था, मैं गई वापस जींद, रोहतक, लगातार मैंने यात्राएं की। उसके बाद मैं वहाँ तक पहुँची जहाँ ये लड़कियाँ ही मुझे ले गईं, उन घरों तक, उन दीवारों के पीछे, उन पर्दों के पीछे तक, जहाँ ये विक्टिम थे, जहाँ ये स्त्रियाँ थीं, जिन्होंने, कुछ ऐसे चित्रण उसमें आते हैं कि अपना गर्भ खुद से फेंकने जाना है, भ्रूण हत्या हो गई है, उसका जो गर्भपात हुआ है खुद लेकर फेंकने जा रही है। अब ये तो भयानक बात है। तो ये सारी चीज़ें इतनी विचलित करने वाली थी। घर आकर मैं मतलब खाना नहीं एक खाती तरफ थी, लड़कियां नहीं थी और उनको खरीद कर लाया जा रहा था, और दूसरी तरफ भ्रूण लड़कियों हत्या को और मारा जा रहा था। मारा जा रहा था हाँ, गर्भ में। हाँ, क्योंकि तो लड़कियां ये चाहिए अब नहीं। अपने आप में किस तरह की विसंगति है? यही तो हमारे समाज की विसंगति। अगर ये समझ में आ जाए कि लड़कियों को आप खरीद कर ला रहे हैं, देखिए, खरीद कर लाते हैं तो एक वो वस्तु होती है, और वो सबके लिए नहीं खरीदी जा सकती। अगर परिवार में 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, एक पिता है, तो सबको उस लड़की से काम चलाना है। ये एक भयानक बात थी जो मेरे सामने आई। और तब मैंने उस ट्रैफिकिंग के साथ उस सारे जो ऐतिहासिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य था, दोनों को मिलाकर, इसमें साथ साथ पैरेलल चलता रहता है, राजनीतिक स्थितियां भी, पूरी ऐतिहासिक स्थितियां भी, और समानांतर दो बातें चलती हैं कि एक तरफ पृथ्वी के भ्रूण को खरीदा बेचा जा रहा है, दूसरी तरफ स्त्री के भ्रूण को। एक तरफ जन आंदोलन है, दूसरी तरफ उसे कुचलने के तमाम सारे प्रयास हैं। बहुत सारे संवाद भी ऐसे हैं। एक पात्र है बीजू, जो बहुत संघर्षशील पात्र है। कैसे आप कभी भी किसी को भी किसी भी अपराध के लिए दंडित कर सकते हैं जो उसने नहीं किया है।
तो ऐसे तमाम गाँव की कथाएं, सिर्फ स्त्रियां नहीं हैं, स्त्रियों के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, वो पूरा मैं परिवेश शीर्षक है। पर जानना चाहूँगा कि अस्थि फूल से तो कहना क्या चाहती थी आप? हाँ, क्योंकि तो ये अस्थि फूल दरअसल जो मैं जहाँ से लिखना शुरू की थी, वहाँ स्त्री पहले नहीं थी, बल्कि मनुष्यता पे खतरा जो है, मनुष्यता पे जो संकट की स्थितियाँ थीं, वो मेरे कंसर्न का विषय थी। और ये सब पे है, मतलब संवेदना पे संकट है, सियासत पर भी संकट है, उनके पास भी मूल्यों का संकट आ गया है। आप देखिए कि प्रकृति पर, सरोकार पर, सब पर संकट है, और सबसे बड़ा संकट मनुष्यता पर है, स्त्री पर तो है ही। तो ये यहाँ से शुरू किया था, इस विचार से शुरू किया था। और जब यहाँ अस्थि फूल नाम इसलिए दिया कि एक पूरी संस्कृति, आदिवासी संघर्ष है, स्त्रियां हैं, प्रकृति है, एक पूरी संस्कृति को आप ख़त्म कर रहे हैं, राख कर रहे हैं। अस्थि फूल आप जानते हैं किसे कहते हैं? जब शव के जो है कर्मकांड के बाद जो है, उसके बाद जो सौदाह के बाद जो राख में होती से जो है उसमें से अस्थियां आ कुछ जाए, चुना जाता है, कुछ हस्तियाँ, हड्डियाँ जो तो वो बची होती हैं अस्थियां ही, उनको। हाँ, वो अस्थियां फूल कहते हैं उसको, जी, उसको कभी भी अस्थि अस्थि नहीं फूल, जी, कहते खाली। पता है तो जी। फूल है, और फूल क्या है? संभावना। क्योंकि फूल तो खिलेगा, खिलेगा, खुशबू आएगी, वो ऐसे नहीं खिलेगा कि अपनी उपस्थिति को कहीं जताए ही ना, क्या खिलेगा तो दिखेगा। क्या साहित्य समाज को बदल सकता है? आपको लगता है कि ये जो जिन स्थितियों की बात आप कर रही हैं कि आज संकट अस्तित्व पर है, मनुष्यता पर है। मनुष्यता पर है, तो मनुष्यता पर जो संकट है वो चतुर्दिक है। आपने हाँ, पूरे प्रकृति की विश्व, बात की, मैंने आपने विश्व तक इसको फैलाया है कि ये ट्रैफिकिंग या ये जो मनुष्यता पर संकट है, ये ऐसा नहीं कि केवल हमारे यहाँ तक सीमित है या केवल झारखंड तक सीमित है। वहाँ एक लाइन आती है जब नारी निकेतन में वो लड़कियाँ हैं कि ये लड़कियाँ कहाँ से आई हैं, तो वहाँ एक कर्मचारी है, और इस सच घटना थी, ये भूख के देश से आई हैं, ये ना नेपाल की हैं ना उड़ीसा की हैं, ये भूख के देश की हैं। आप सोचिए, भूख के देश की कहना ही अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है। तो ये संकट सब जगह है, तमाम सारे देश हैं दुनिया के जहाँ ये संकट बहुत गहरा है, तो उन वहाँ तक चीज़ें गई हैं। इसीलिए मैंने वो विश्व दृष्टि की बात की थी शुरू में। तो आप वहाँ तक क्यों नहीं सोच सकते हैं? एक इसको स्त्री क्यों नहीं बदलने सोच की सकती? जिम्मेदारी किसकी है और कौन बदलेगा? जब हम खुद शोषक हैं तो हम बदलाव नहीं, कैसे आप कर सकते? ऐसे कैसे कह सकते हैं कि शोषक हैं आप? बदलाव, देखिए, प्रति व्यक्ति बदलाव होता है एक, जो सामाजिक बदलाव में बदलता है। एक सामुदायिक बदलाव होता है, पूरा समुदाय ही मिलकर निर्णय लेता है कि ये काम ऐसा नहीं होगा। इस तरह से बदलाव होते हैं, लेकिन जो प्रति व्यक्ति बदलाव वो होता है। और जब समझ में चीज़ें आती हैं तो अब साहित्य पढ़ना क्यों ज़रूरी है? जो आपने कहा साहित्य क्या बदलाव ला सकता है? नहीं, साहित्य ना कोई क्रांति करता है, ना कोई अचानक से सारी चीज़ों को बदल देगा। वो आपके मर्म को छूता है और वहाँ से चीज़ों को बदलता है। मन की जलवायु, मन की प्रकृति को बदलता है, और जब मन की प्रकृति बदलेगी तो अपने आप ही ये बदलाव, ये संवेदना पैदा होगी, और वही जो आप कह रहे हैं कि क्या बदलाव आएगा, आएगा। आपने कविता से शुरुआत की, लेकिन आपने कविता संग्रह की जगह बहुत सारी कहानियों का संग्रह है आपके लगातार, और उसके बाद आपने आलोचना का क्षेत्र चुन लिया। कविता पर क्यों नहीं? हाँ, ऐसा लगा था जब कविताएं लिख रही थी कि थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए, थोड़ा और विस्तार से कहना पड़ेगा, खुलकर और कहना पड़ेगा। तो कहानी की तरफ आए, और कहानी से भी ये लगने लगा कि ये जो जब मैंने शुरू किया अनिहारे तलछट में चमका, तो लगा कि नहीं, कहानी में नहीं समा रहा है, ज़्यादा जगह चाहिए। तो वो स्पेस की तलाश थी, या वो सारी चीज़ें कहने की जो जगह थी वो वहाँ कम हो जा रही थी, मुझे यहाँ ज़्यादा मिल जा रही थी, कुछ ऐसा बनता गया। या एक और भी चीज़ हो सकती है कि कविताएं कहानियों में आ गई, और इस तरह अलग से नहीं लिखी जा सकी। आपकी कहानी जो जितने भी संग्रह हैं उनके नाम बड़े अलग से हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि भीतर का वक्त, छावनी में बेघर, कब्र भी कैद और जंजीरें भी, स्याही में सुरखाब के पंख, उसके बाद इस जहां में हम,
प्रतिनिधि कहानियाँ और आपके नाम से जो आए हैं संग्रह, उनकी बात नहीं करूँगा। ये इतना अलग है। अगर आलोचना की पुस्तक की ही बात करूँ तो उसमें सहस्रों विखंडित आईने में आदमकद, स्त्री कथा के 5 स्वर और बाकी स्वतंत्रोत्तर कविता का काव्य वैशिष्ट, ये चलिए मैं मान लूँगा कि अकादमिक पुस्तक है। अकादमिक। तो ये जो इतने विविधतापूर्ण शीर्षक हैं और इनका चयन कैसे हुआ? शायद जो आखिरी बात मैंने कही कि कविताएं कहानियों में आ गई, शायद वो वजह हो सकती है कि उस तरह की भाषा की तलाश। दरअसल मेरा एक संघर्ष रहा भाषा को लेकर, कैसे कहूँ कि वो सारी बातें जो मैं कहना चाहती हूँ, वो सारे प्रश्न, वो सारी जो मन स्थितियाँ हैं, वो सारी बेचैनियाँ, वो सब कुछ, तो वो सब कुछ मैं कह पाऊँ और कन्विंसिंग तरीके से कह पाऊँ, ऐसा कह पाऊँ कि मेरे पाठक को वो समझ भी आए, उसे वो अच्छा भी लगे, उसके मर्म को छू भी ले और मेरा उद्देश्य भी पूरा हो जाए। तो इसके लिए जो संघर्ष, मैंने अपने से बहुत संघर्ष किया भाषा को लेकर के कि कैसे कहा जाए। तो कभी लोक की तरफ जाना, कभी हमारी जो बनारसी है काशिका, उसकी तरफ जाना, तो कभी अवधी को लाना। तो इस तरह से कैसे करके किस तरह से उसको कहने की कोशिश में ये बन गए। आप प्राध्यापक भी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध। मैं ये जानना चाहूँगा कि छात्रों के बीच जब आपने पढ़ाना शुरू किया या जब आप खुद छात्रा थी, और आज जो परिवेश है साहित्य को लेकर, वह किस स्थिति में है? और दूसरा मेरा सवाल है कि भाषा को लेकर आज के छात्रों की क्या मन स्थिति है, या आज के समाज की और हमारे समय की क्या स्थिति है? क्या उसको किस तरह से बरतना, सहेजना या सतर्कता उस पर रखनी चाहिए, या उसकी क्या आवश्यकता है? देखिए, जो मेरे समय था या उससे भी पहले था, एक समय एकेडमिक्स में बड़े रचनाकार थे, आलोचक थे, रामचंद्र शुक्ल थे से लेकर के हम कहें सारे ही एकेडमिक्स में थे, लगभग सारे, और नमो सिंह तक भी हम देखें। बाद में एकेडमिक्स में आप मुक्तिबोध को देखिए, विनोद कुमार शुक्ल को देखिए, सब अध्यापक रहे। तो एक समय तक है, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि एकेडमिक्स से रचनाकारों को लगभग अनुपस्थित कर दिया गया। और जब नहीं, ये ये एक बड़ा स्टेटमेंट आप दे रही हैं, नहीं, कम अनुपस्थित है। कर दिया गया। होते गए कहना हाँ, चाहिए, होते गए, अनुपस्थित होते गए जी। नहीं, ये भी मैं कहूँगी कि इतना एकेडमिक्स के अंदर जिस सिलेबस को पढ़ाते हैं, मतलब पढ़ाते तो साहित्य ही हैं, उन्हीं साहित्यकारों को देख करके उनके मन में कोई बहुत विशेष नहीं आता, आदर भाव नहीं आता। नहीं, कम लोग हैं ऐसे, हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, हैं कम लोग हैं ऐसे जो कि समझते हैं इस चीज़ को, कम है। क्योंकि अभी मैंने कलकत्ता में देखा कि वहाँ था ये माहौल, तो ऐसे कम रह गया। लेकिन एक जो बौद्धिक वातावरण था वो तो निश्चित ही बहुत कम हो गया, अब वैसा नहीं रह गया। ठीक वही चीज़ आई छात्रों के साथ कि अब बौद्धिक माहौल का फ़र्क पड़ा तो छात्रों पर भी फ़र्क पड़ा। दूसरी तरफ क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी ने तो बहुत सारी चीज़ें बदल दी। एक तरफ लगा कि बड़ी सुविधा मिल रही है, बड़ी कनेक्टिविटी बन रही है, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। थोड़ा तो है, कनेक्टिविटी है, थोड़ी चीज़ें हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी बनी जो छात्रों को अब जैसे पढ़ने के लिए तो ई पुस्तकें पढ़ लेंगे, गूगल पे सर्च कर लेंगे, लेकिन एक किताब को हाथ में लेकर के जो उसको स्पर्श करना, जो उसको तकिए के नीचे रखना, जो हम लोग किया करते थे, उसकी गंध को, मतलब हम लोग का तो बचपन में खेल ही था किताबों के साथ, उसकी गंध के साथ, क्योंकि खिलौने नहीं मिलते थे। तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई। लेकिन यहाँ जो है कई बार प्रतिभाएं दिखती हैं, कई बार सोशल मीडिया पर एक चमक दिखती है कि इस बच्चे में या इस युवा में बहुत पोटेंशियल है, ये कर सकता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन इतना है कि वो फिर आगे उस पर मेहनत नहीं करता। जो एक बैरियर था, एडिटिंग से होकर गुजरते थे,
संपादक की नज़रों से गुजरते थे, रिजेक्ट होते थे, धक्का लगता था, और फिर और मेहनत करते थे, अध्ययन करते थे और अपने विचारों को और मांझते थे। वो सब चीज़ें अब नहीं हैं। अब आप अगर गूगल बाबा की शरण से ही सारी चीज़ें पाएंगे तो कैसे काम चलेगा। पर मैं ये नहीं कह सकती कि सब ऐसा ही हो रहा है। कुछ बच्चे अभी भी कोशिश करते हैं, निकलते हैं, कुछ युवा अभी भी दिखते हैं, वो कर रहे हैं। और भाषा का सवाल? भाषा तो अब देखिए, अगर पढ़ेंगे, किताबें ये भी करती हैं कि चुपचाप आपकी भाषा का संस्कार करती हैं। मतलब कुछ भी हो, महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये योगदान हमेशा याद किया जाएगा। भाषा का संस्कार पत्रिकाओं से, किताबों से होता रहा है। तो जब पढ़ेंगे नहीं, किताबों के पास नहीं जाएंगे, और नई तरह की जो भाषा है मैसेजिंग की, वो तो ऐसी है कि कई बार समझ में नहीं आता कि क्या लिखा गया है। एक अक्षर, दो अक्षर में वो बात कहेंगे, और कई बार वो भाव हो सकता है कि वो उतने कठोर तरीके से नहीं कहना चाहता है। उसने कहा ठीक मंतव्य से है, पर वो इतना कठोर पहुंचा है। तो ये भी सब है उसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत व्यवस्थित नहीं करती। और एक बाजार का भी है कि लगातार ऐसी भी किताबों को आप प्रमोट कर रहे हैं जिनमें कुछ है नहीं, वो भी आ रही हैं, उनका भी सोशल मीडिया पे इतना जोर शोर से तालियां। संतोष, देखिए लेखक को कभी संतोष नहीं करना चाहिए। संतुष्ट हो गया तो फिर क्या करेगा। पर वहां लिखा, लाइक्स आए, संतुष्ट हो गया। अब यहाँ बात, अब मेहनत करनी थी, बढ़ाना था, उस पर और विचार करना था, वो नहीं हो पाया। तो वो जो प्रक्रिया थी वो भी तो टूटी हिंदी है। साहित्य में जो वर्गीकरण हुआ है, दलित साहित्य, नारी स्त्री विमर्श वाला साहित्य, जिस पर हम लंबी बात कर चुके हैं, इसके अलावा जो नई वाली हिंदी एक नया है, लोकप्रिय साहित्य है और साहित्य है, इनके बीच आप क्या पाती हैं? क्या इन पर आपकी सोच क्या है? देखिए, लोकप्रिय साहित्य तो हमेशा से रहा है। पहले भी थे ना, गुलशन नंदा वगैरह हम लोगों के समय में तो थे ही, और भी बहुत सारे थे। तो और वो पढ़े भी जाते थे। ऐसा नहीं था कि उनका पाठक वर्ग नहीं था। बस ये था अंतर कि वो मुख्य धारा में नहीं माने जाते थे। अभी बाजार ने इस तरह से कर दिया है कि वो मुख्य धारा की तरह दिखाई पड़ते हैं और खुला मिला दिया है। और जो आपके जेन्युइन लेखक थे वो किनारे हैं नहीं तो या उर्दू पीछे नहीं, हैं। उर्दू और अंग्रेजी में ये विभाजन नहीं था, तो हिंदी में ये विभाजन क्यों था? या हम शुरू में देखें तो बच्चन जी मंच पर भी थे, बच्चन जी यहाँ भी थे। नहीं, ऐसा नहीं कि उर्दू में नहीं, विभाजन नहीं था। प्रेमचंद के लेख पढ़िए, प्रेमचंद कितना डांट रहे हैं कि ये क्या लिखा जा रहा है, ये क्या किया जा रहा है। तो उर्दू में, उर्दू वालों को तो ये नहीं था, पहचान थी कि ये क्यों है अच्छा साहित्य, या क्यों ये सार्थक साहित्य है। अच्छे से भी ज़्यादा मैं सार्थक कहूँगी कि सार्थक है, क्योंकि सिर्फ वो आपको मनोरंजन नहीं दे रहा है। जो मैंने, हमारी बात जो पहले हुई कि वो आपके मर्म को छूकर कहीं आपको बदल भी रहा है, कुछ विचार भी दे रहा है। और जब विचार दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि सोचने की तरफ ले जा रहा है। और ये नहीं रहा कि हमारी कहानियां कभी सोचने की तरफ नहीं ले जाती थी। सारी लोक कथाएं सोचने की तरफ ले जाती हैं, है ना। कहानी गई वन में, सोचो अपने मन में। तो मन में सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई रचना आपको सोचने की जगह नहीं देती है, सिर्फ मनोरंजन देती है, तो वो उतनी सार्थक नहीं हो सकती। अच्छी तो लग सकती है, अच्छा लगा, पढ़े, फेंक दिया, यूज एंड थ्रो। ये जहाँ जहाँ आप जिसकी बात कर रहे हैं वो यूज एंड थ्रो। आज लिखा, कल लिखा, 50 लिख दिया। यहाँ देखिए बड़े बड़े लेखक 4 उपन्यास लिखने में 4, 5 बहुत बहुत हो जाता है, क्योंकि इतना समय लग रहा है। 8 साल मुझे ही लग गया अस्थि फूल को लिखने में। तो इतना समय लेंगे 8 साल में तो ना जाने कितना हो जाता, 100 किताबें हो जाती हैं। आपके समकालीन लेखकों में कौन, किसके अंदर बहुत संभावना आप देखती हैं? समकालीनों में तो बहुत सारे लोग हैं, अच्छा लिख रहे हैं। नाम किसी एक दो का नहीं लूँगी। सब मित्र हैं, सब अच्छे हैं, और संभावना तो बनी रहती है। कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि संभावना खत्म हो गई। नए लोगों में भी, इसलिए मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर भी चमक दिख जाती है, और कई बार मन होता है कि उन्हें रोक के बताया जाए कि
थोड़ा सा मेहनत करो तो तुमसे बेहतर कोई नहीं, इतना सुंदर है। आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है, क्या लिख रही हैं, या अभी भी 8 साल लेंगी? नहीं नहीं नहीं, तैयार है, उपन्यास तैयार है और जल्दी ही आएगा। चलिए, प्रूफ बहुत रीडिंग वगैरह चल रही है तो बहुत जल्दी सारी आएगा। शुभकामना हमारी। हाँ, जल्दी ही किताब आए और उसको पढ़ा जाए, आपके प्रशंसकों तक, हमारे दर्शकों तक पहुँचे। हमसे बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत धन्यवाद।